हेलो दोस्तों, ये हमारा यूथ जैसे देख रहे हैं यूथ कंपटीशन का ये प्रीवियस ईयर है। तो हमारा जैसे ये है वीडियो का, इसमें सारे जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सारे वीडियो के प्रीवियस ईयर दिए गए हैं। अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका जो नेक्स्ट एग्ज़ाम 2024 में होने वाला है वीपीओ का, उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और इसी से रिलेटेड हम किसी भी पेपर को क्लियर करने के लिए सबसे पहले हमको उसको पीछे बैकग्राउंड देखना होता है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले आइए इसको हम सॉल्व करेंगे और इस बुक को हम चैप्टर वाइज में उसमें सॉल्व करेंगे। जैसे पहले हिंदी सॉल्व कर लेंगे, फिर उसके बाद रीजनिंग, फिर इसके बाद जीएस करेंगे। पहले हिंदी का पूरा प्रोसेस सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम रीजनिंग का, फिर उसके बाद हम जीएस का सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें ये 2022 का लेटेस्ट है। इसमें देखिए कि ये देखिए इसमें कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। इसमें कुल देख लीजिए 8 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। और इसमें जो 8 प्रीवियस ईयर है और प्रैक्टिस सेट इसमें 1 प्रैक्टिस ईयर, इसमें प्रैक्टिस सेट इसमें इसके 8 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, देख लीजिए इसमें। तो आइए हम पहले देखिए इसका है हमारा, जिन लोगों को सिलेबस नहीं पता होगा वो देख लीजिए। इसमें हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता जो है 50 क्वेश्चन पूछा जाता है और 100 अंक का होता है। सामान्य बुद्धि परीक्षण 50 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इसमें 100 अंक होते हैं। सामान्य जानकारी 50, कुल मिला के 150 क्वेश्चन होते हैं और नंबर जो होता है 300 का होता है। और इसमें 1/2 नेगेटिव मार्किंग होती है। तो अच्छे इसको हमको क्लियर करने के लिए इसको अच्छे से तैयारी करना होता है। सबसे पहले हम इसका हम प्रीवियस ईयर देखते हैं। पिछले जो 2018 में हमारा हुआ था उसका देखिए प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया था, ये हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये इसका प्रीवियस ईयर का है, ये गद्यांश है, पूछा गया था। तो आइए हम पढ़ते हैं। जैसे उत्साह की गिनती अच्छे गुणों में होती है, किसी भाव के अच्छे या बुरे होने का निश्चय अधिकतर उसकी प्रवृत्ति के शुभ या अशुभ के परिणाम के विचार से होता है। वही उत्साह जो कर्तव्य कर्मों के प्रति इतना सुंदर दिखाई पड़ता है, अकर्तव्य कर्मों की ओर होने पर वैसा श्लाघ्य प्रतीत नहीं होता। आत्मरक्षा, पररक्षा, देश रक्षा आदि के निमित्त साहस की जो उमंग देखी जाती है, उसके सौंदर्य को परपीड़न, डकैती आदि कर्मों का साहस कभी नहीं पहुंच सकता। यह बात होते हुए भी विशुद्ध उत्साह या साहस की प्रशंसा संसार में थोड़ी बहुत होती ही है। अत्याचारियों या डाकुओं के शौर्य व साहस की कथाएं भी लोग तारीफ करते हुए भी सुनते हैं। तो देखिए हम इसका आंसर छिपा दे रहे हैं आप लोगों को। आप लोग पहले इसका गद्यांश का इसमें शीर्षक बताना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें शीर्षक कैसे ढूंढा जाता है। किसी भी गद्यांश को पढ़ते समय उसमें जो मुख्य पॉइंट होता है, मेन आपको जो लग रहा हो, अपने आप से उसमें शीर्षक बताना होता है। तो आप बताइएगा, अब आप वीडियो को पहले पॉज कर लीजिएगा, फिर उसके बाद आप अपने आप से बताइएगा, फिर आप हमारे आंसर को मिलाइएगा। तो देखते हैं गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताइए। ऑप्शन नंबर है उत्साह होगा, जोश होगा, घमंड होगा, वीरता होगा। तो आप कैसे बताएंगे इसमें शीर्षक? देखिए आप इसमें सबसे पहले क्या दिया गया, उत्साह की गिनती अच्छे गुणों में होती है। उत्साह सबसे पहले दिया गया है। किसी भाव के अच्छे गुण अधिकतर प्रवृत्ति होती है, परिणाम विचार होते हैं, फिर उत्साह आया है, फिर इतनी, मतलब इसमें हमको गद्यांश में शीर्षक निकालने के लिए सबसे पहले देखा जाता है कि कोई भी शब्द लेकर उसको डिस्क्राइब किया गया है। जैसे उत्साह को लेकर यहाँ, इसको लेकर यहाँ तक डिस्क्राइब किया गया है, फिर उत्साह को लेकर यहाँ तक डिस्क्राइब किया गया, मतलब उसी के बारे में बात की गई थी। कोई एक शब्द होता है जो उसको मल्टीपल बारे में बात की जाती है। तो इसका गद्यांश को जो शीर्षक होगा उत्साह होगा, ये उत्साह होगा। देखो उत्साह की भी सुनते हैं। जो गद्यांश के आधार पर शीर्षक उत्साह ही होना चाहिए, क्योंकि इसमें उत्साह की अधिकतर बार प्रयोग किया गया है। आइए हम इसमें एक ही गद्यांश था, एक गद्यांश का सिर्फ शीर्षक बताना था। अब सेकेंड एक पैराग्राफ दिया गया है, उसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और देखिए पैराग्राफ पढ़ते हैं हम। आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, अगर साफ ना दिख रहा हो तो बताइएगा। देखिए कुंती अपने लाडले लाल को, अपने हृदय के टुकड़े को, अपने प्यार नवजात शिशु को नदी में छोड़कर लौट आई। वह न छोटी नदी थी, वायु अनुकूल थी, दैव की गति जानी नहीं जाती। वह नदी चंबल नदी में जाकर मिलती है। अब शिशु की पिटारी बहती बहती चंबल नदी में आई। इटावे के पास चंबल नदी आकर श्री यमुना जी में मिलती है, अतः चंबल के प्रवाह के साथ वह भी यमुना जी में आ गई
और यमुना जी के साथ प्रयाग की ओर बढ़ी। तीर्थराज प्रयाग में जाकर श्री यमुना गंगा जी गंगा में मिल जाती है। अतः अब वह मंजूषा शिशु को लेकर काशी की ओर बहने लगी। उसके साथ न कोई मल्लाह था, न पथ प्रदर्शक, भाग्य उसे स्वयं ही बहाकर ले जा रहा था। काशीपुरी, पाटलिपुत्र आदि राज्यों की सीमा को पार करती हुई गंगा जी के प्रवाह के साथ वह मंजूषा बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ी चली जा रही थी। आगे चलकर वह अंग देश की सीमा में पहुंची। अब मानो उसकी यात्रा समाप्त होगी। उसी समय चंपा नगरी के राजा अधिरथ अपनी स्त्री राधा और अपने सेवकों के सहित गंगा स्नान करने आए थे। उन्होंने दूर से इस सुंदर सी बेटी को जाह्नवी की लहरी के साथ क्रीड़ा करते देखा। अंत में उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी, सामने यह मंजूषा बहती जा रही है, उसे पकड़ कर लाओ। तो हम इसमें आंसर उधर है, आप ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें बताइएगा क्वेश्चन। हम गद्यांश पढ़ लिए, आप लोग वीडियो पॉज करके पूरा देख लीजिए, गद्यांश पढ़िएगा और आप लोग अपने आप से क्वेश्चन हल करने की कोशिश करिएगा। मैं तो बता ही रही हूँ, पहले आप अपने आप से आंसर लगाएंगे, फिर उसके बाद हमारे से मिलाकर फिर आप देखेंगे आपकी कहाँ गलती हुई है, किस वजह से गलती हो रही है। आप देखिए, कोई भी प्रैक्टिस से सॉल्व करने का सबसे बड़ी बेस्ट तरीका यही होता है कि सबसे पहले हम अपने मन में आंसर लेंगे, फिर उसके बाद हम उसको देखते हैं। देखिए, कुंती अपने नवजात सुकुमार शिशु को कहाँ छोड़कर आई थी। देखिए, अब इसमें कुंती अपने नवजात शिशु को कहाँ छोड़कर आई थी, इसी गद्यांश में उनका है। हमको गद्यांश एक बार इस तरीके से पढ़ लेना है कि ताकि फिर हम सरसरी निगाह से देख सकें। तो कुंती अपने नवजात शिशु को कहाँ छोड़कर आई थी, वो कहाँ, तालाब है। ऑप्शन नंबर 1 है तालाब, ऑप्शन नंबर 1 है तालाब, ऑप्शन नंबर बी है नदी, ऑप्शन नंबर है सी समुद्र, ऑप्शन नंबर डी है कुआं। कहाँ छोड़कर आई थी, यही होगा। किंतु अपने लाडले को, अपने हृदय को, अपने प्यारे नवजात शिशु को नदी में छोड़कर आई थी, ये है नदी। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, नदी में छोड़कर आई थी। ऑप्शन नंबर बी नदी में छोड़कर आई थी। आइए अब हमसे दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये पहला क्वेश्चन, इसका पहला क्वेश्चन था, दूसरा, अब ये इसका तीसरा क्वेश्चन देखिए, मंजूषा वाला है। अब ये देखिए मंजूषा, हम ऑप्शन, आप लोग अपने आप से ऑप्शन बताएंगे। मंजूषा को कौन लेकर जा रहा था, मंजूषा को सेवक लेकर जा रहा था, मल्लाह लेकर जा रहा था, प्रदर्शक लेकर जा रहा था, भाग्य लेकर जा रहा था। हमने पढ़ा था गद्यांश में कि मंजूषा को कौन, वो अपने भाग्य के साथ बहा जा रहे थे, तो इसका आंसर होगा ये अपने भाग्य के साथ ले जा रहा था। अब इसका चौथा है राजा अधिरथ ने सेवकों को क्या आज्ञा दी थी। राजा अधिरथ ने सेवकों को क्या आज्ञा दी थी, मंजूषा को लाने की आज्ञा दी थी, शिशु को लाने की आज्ञा दी थी, या फिर सेना को लाने की आज्ञा दी थी, या राधा को लाने की आज्ञा थी। किसको लाने की आज्ञा दी थी, वो मंजूषा को लाने की आज्ञा दी थी। हमने ये गद्य में पढ़ा था, मंजूषा को लाने की आज्ञा दी थी। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, चंपा नगरी के राजा किसके साथ गंगा स्नान करने आए थे। किसके साथ स्नान करने आए थे, किसके साथ स्नान करने आए थे, आप लोग खुद बताइए किसके साथ स्नान करने आए थे। राधा और सेवक के साथ आए थे, सेना और सेवक के साथ आए थे, राधा सेना के साथ आए थे, सेना और शिशु के साथ आए थे। आप लोग अपना आंसर बताइएगा अपने मन में और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा, और हम अपना आपको आंसर बता रहे हैं, ठीक है। राधा और सेवक को लेकर आए थे, ठीक। देखिए, चंपा नगरी के राजा पत्नी राधा और सेवकों के साथ गंगा स्नान करने आए थे। अब हमारा ये है, हम आंसर को छिपा दे रहे हैं ताकि आप अपने दिमाग लगाइएगा, अपने आप से आंसर देने की कोशिश करिएगा। जब कोई सरकारी पत्र ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजा जाता है, उसे क्या कहते हैं। जैसे कोई सरकारी पत्र है, वो ज्ञापन है, कार्यालय ज्ञापन, उसके साथ अनेक, मतलब कोई सरकारी एक पत्र होता है, उसके साथ अनेक प्रतियां भी भेजी जाती हैं, उसको हम क्या कहते हैं। उसको आदेश कहते हैं, या उसको अनुस्मारक पत्र कहते हैं, उसको अधिसूचना कहते हैं, या परिपत्र कहते हैं। आदेश तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि आदेश जो हमारा निकलता है वो होता है, अधिसूचना भी नहीं होगा और अनुस्मारक पत्र भी नहीं होगा। तो हम जो परिपत्र होता है, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर, परिपत्र। क्यों होगा परिपत्र, क्योंकि परिपत्र होता है उसके साथ कई प्रतियां भी भेजी जाती हैं, ठीक है। तो जैसे देखो, जब कोई सरकारी पत्र ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जाए,
तो उसे परिपत्र कहते हैं। इसे गस्ती पत्र भी कहते हैं। इसमें प्रेषक एक ही अधिकारी होता है तथा पाने वाले अनेक होते हैं। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहेंगे? जैसे जब कोई, मान लो आप एक अधिकारी हैं, आप दूसरे अधिकारी को हम व्यक्तिगत के स्थान पर देते हैं, तो उसको आप क्या बोलेंगे? शासकीय पत्र बोलेंगे या अर्ध शासकीय पत्र बोलेंगे या टिप्पणी बोलेंगे, कार्यालय ज्ञापन बोलेंगे? सब देखो, हमको ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे किया जाता है। ऑप्शन एलिमिनेशन करने के लिए सबसे पहले तो हम देखेंगे टिप्पणी जो है किसी भी हालत में नहीं होगा, क्योंकि टिप्पणी को हम हटा देंगे। टिप्पणी नहीं होगा और कार्यालय ज्ञापन भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन 2 बचा, शासकीय पत्र बचा और अर्ध शासकीय पत्र बचा। तो अब इन दोनों में हमको ऑप्शन लगाना है। तो कैसे लगाएंगे? जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को, शासकीय पत्र होगा ना, क्योंकि कोई भी शासकीय पत्र होता है वो औपचारिक होता है, टोटली औपचारिक होता है। हम व्यक्तिगत मतलब पत्र उसको लिख रहे हैं, तो क्या होगा? ये हट जाएगा, तो ये होगा अर्ध शासकीय पत्र। देखिए, हम तैयारी भी करते हैं तो हमारा 100% तैयारी नहीं हो पाता है, तो हमको ऑप्शन अपने कॉमन सेंस से ऑप्शन एलिमिनेशन भी लगाया जाता है। आप जब अच्छे से तैयारी किए रहेंगे तो वो ऑटोमेटिक हो जाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा जितना से जितना हो सके आप प्रैक्टिस करिए, और हम भी अपने चैनल पर प्रैक्टिस कराते रहेंगे। आप भी हमारे साथ करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। आइए, अब एक क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बताते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को अभिनिवेदन में क्या लिखना चाहिए? एक विद्यार्थी है अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को अभिनिवेदन में अभिनिवेदन लिखना चाहता है, तो उसको क्या लिखना चाहिए? जैसे क्या लिखना चाहिए? जैसे हम कोई एप्लीकेशन लिखते हैं तो अपने प्रधानाचार्य को क्या लिखते हैं? आपका ऑप्शन नंबर 1 है, आपका लिखते हैं, भवदीय लिखते हैं, आपका आज्ञाकारी शिष्य लिखते हैं, या आपका सेवक लिखते हैं? क्या लिखते हैं? हम एप्लीकेशन लिखते नहीं है कि आपका आज्ञाकारी शिष्य है, फला फला फला, ये होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? आपका आज्ञाकारी शिष्य। ठीक, अब देखिए, हमारा ये है, एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को अभिनिवेदन में आपका आज्ञाकारी शिष्य लिखना चाहिए। 2 अपरिचित व्यक्तियों के बीच पत्राचार की प्रक्रिया में अभिनिवेदन में भवदीय लिखा जाता है। ठीक, ये तो हमारा डिस्क्रिप्शन हुआ। इसको पढ़ने का क्या फ़ायदा होता है? इसको पढ़ने का फ़ायदा होता है, एक क्वेश्चन से हमारे अनेक क्वेश्चन भी तैयार होते हैं, उसके आसपास के जो मूल क्वेश्चन होते हैं वो भी तैयार हो जाते हैं। तो देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना चाहिए? संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना चाहिए? आधे शब्दों में लिखना चाहिए, 1/3 शब्दों में लिखना चाहिए, सी है 3/4 शब्दों में लिखना चाहिए, 2 डी है 2/3 शब्दों में लिखना चाहिए। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आप वीडियो पॉज कर, मैं आंसर बता दे रही हूँ, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में वीडियो पॉज करके आप अपने आप से पहले लगाएंगे, फिर हमारे आंसर्स मिलाएंगे। हमेशा आप जब भी प्रैक्टिस करेंगे ऐसे ही करेंगे। तो इसका आंसर क्या है? बी है। 1/3 शब्दों में लिखा जाता है। संक्षेपण को लिखने के लिए मूल पाठ की 1/3 शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब ये क्वेश्चन नंबर है 10। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। देखो, हिंदी वर्णमाला में ध्वनियाँ मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। ठीक, ये 2 प्रकार की होती हैं। अब क्वेश्चन नंबर है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर हमारे होते हैं 2 होते हैं। एक होता है मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं? 2 होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर होते हैं। कौन सा स्वर होता है? एक ह्रस्व स्वर होता है, एक दीर्घ स्वर होता है। तो देखिए, मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर में क्या आता है? आ, ई, उ, ई आता है, री। और दीर्घ स्वर में क्या आता है? बड़ा, छोटी, बड़ी, बड़ा उ, ए, ओ, औ। जो भी दीर्घ स्वर, जो भी जितने भी बड़े स्वर हैं वो सब दीर्घ में आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, इसको हम मोड़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर, ताकि दिखे अच्छे से। अब क्वेश्चन नंबर 12 है,
जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? आप सबने पढ़ा होगा। आप सब देखिए, कुछ मतलब कितना भी आप थ्योरी पढ़ लीजिए, जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक आपका थ्योरी क्लियर नहीं होता है। तो हम तो यही कहेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन को हल करिए। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के? जिह्वा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आइए देखते हैं कौन कौन से होते हैं जीवा के आधार पर। ये दो जीवा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अग्रस्वर। अग्रस्वर में जो होता है ई, ए, ए। मध्य स्वर में आ होता है। पश्च स्वर में आ, बड़ा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, इतने होते हैं। अब होता है क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दया। दया आती है, हमको पुल्लिंग बताना है। दया क्या होती है? दया आती है, ठीक है। और भाषा, भाषा बोली जाती है। आभार, आभार किया जाता है। माया दिखती है। तो कौन सा होगा? डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। माया आभार किया जाता है। देखो हम किया इसमें विशेषण या संज्ञा सर्वनाम लगाकर हम किसी भी शब्द को स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बता सकते हैं। तो जैसे दया की जाती है, माया दिखाया जाता है, माया दिखाई जाती है, और भाषा किया जाता है, आभार किया जाता है, ठीक। तो अब चौथा क्या है? इसमें भी पुल्लिंग शब्द बताना है। क्षमा, क्षमा की जाती है, क्षमा किया जाता है। हम देखो क्षमा की जाती है। सेना, पुल्लिंग सेना है कि नहीं? सेना गई, सेना गई ना, कितनी सेना गई? कि सेना गई। और आशा की, मैंने आशा की। कष्ट, कष्ट किया, कष्ट किया, तो इसका पुल्लिंग शब्द कष्ट होगा। दिए गए शब्दों में कष्ट शब्द पुल्लिंग है, जबकि आशा, क्षमा तथा सेना तीनों स्त्रीलिंग शब्द हैं, ठीक। अब 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अब इसमें स्त्रीलिंग बताना है। इसमें स्त्रीलिंग बताना है। विवाद, विवाद हुआ, ठीक, विवाद हुआ। सार, तो ये सार क्या है? इसका सार क्या निकला? सार क्या निकला? रूप, तुम्हारा रूप कैसा है, ठीक। आय, आय, मेरी आय कितनी है? मेरी, मेरी देखो स्त्रीलिंग है ना, तो मेरी आय, इसकी स्त्रीलिंग क्या होगी? मेरी आय होगी, ठीक है। दिए गए विकल्पों में आय शब्द स्त्रीलिंग है, जबकि विवाद, सार तथा रूप शब्द पुल्लिंग है, ठीक। अब देखिए, इसका ऑप्शन दिख रहा है ना आप सबको, ठीक है। अब देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अब इसमें भी स्त्रीलिंग बताना है। देखिए, स्त्रीलिंग गृह, गृह, गृह युद्ध हुआ, ठीक, गृह युद्ध हुआ। चंदन, चंदन के पेड़ पर लिपटा। पत्ता गिरा। सभा हुई, सभा हुई, तो स्त्रीलिंग सभा हुई हमारा हो गया। अब हमारा ये क्वेश्चन नंबर ये है, देखो, देखिए सभा, मतलब आप ये ना देखिए कि कैसे हो रहा है, बस बस ये देखिए, आप पढ़ाई, पढ़ाई पे फोकस करिएगा। ये हम तो आपको पढ़ा रहे हैं, ऐसे आप पढ़ाई पे फोकस करिए। ये ना देखिए कि वीडियो की क्वालिटी थोड़ा बहुत हो सकती है, लेकिन पढ़ाने में कोई कमी नहीं करेंगे। दिए गए विकल्पों में सभा स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि गृह, पत्ता तथा चंदन पुल्लिंग शब्द है, ठीक। अब हमको संधि बताना है, ठीक। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है। एक स्वर संधि होती है, एक व्यंजन संधि होती है, विसर्ग संधि होती है। संधि कितने प्रकार की? संधि 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अभी देखो इसको, सदानंद, सदानंद, सदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? देखो, सत, सत धन आनंद, सद्धन आनंद, सदानंद, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, सदानंद, ठीक। सदानंद का सही विच्छेद सतधन आनंद होगा। इसमें व्यंजन संधि है। इसके नियमानुसार यदि किसी वर्ग के पहले का, च, ट, त, प का मेल किसी स्वर अथवा व्यंजन वर्ग के तीसरे वर्ग ग, ज, ड, द, ब या चौथे वर्ग घ, झ, ट, थ, भ अथवा अंतस्थ या रा, ला, वा होने से का, च, ट, त, प अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ग में परिवर्तित हो जाता है। जैसे वाक धन ईस, वागीस, शुभ धन अंशुबंत, ठीक। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। पुस्तकालय में, पुस्तकालय में कौन सी संधि होगी? पुस्तक धन आलय, इसका संधि विच्छेद होगा। पुस्तक धन आलय क्या होगा? दीर्घ संधि, ये दीर्घ संधि होगा, ठीक। पुस्तकालय में दीर्घ संधि होगा, ऑप्शन नंबर ये है। और आप ये पढ़ लीजिएगा, हम देख रहे हैं, आप ये पढ़ लीजिएगा अपने आप से।
पुस्तक धन आलय में दीर्घ संधि है। इस संधि के नियमानुसार यदि हरस या दीर्घ आ ई उ री के बाद हरस या दीर्घ आ ई रू आए तो दोनों मिलकर दीर्घ ई रू हो जाते हैं। वीर प्लस आंगना वीरांगना, अति प्लस एव अतएव, भू धन उत्सर्ग भूसर्ग। अब ये ऑप्शन नंबर है अभी प्लस उदय, इसमें कौन सा संधि है? अभी प्लस उदय, इसका संधि विच्छेद अभ्युदय, ई और ऊ के आए तो ये आ हो जाता है, यू में हो जाता है, इसका ऑप्शन नंबर ये होगा, अभ्युदय होगा। ठीक, देखिए अभी प्लस उदय का सही संधि विच्छेद अभ्युदय है, इसमें यड़ संधि होगी। इसमें कौन सी संधि होगी? हमारा यड़ संधि होगी। ठीक है, अब इसमें यथासंभव में अब हम ऑप्शन हम बंद कर दे रहे हैं। यथासंभव में कौन सा समास होगा? यथासंभव में आप बताइए कौन सा समास होगा? अव्यय, ऑप्शन नंबर 1 है अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर बी है कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर सी है तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर डी है द्विगु समास। कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। ये है, देखो, यथासंभव जितना संभव हो में अव्ययी भाव समास है। इस समास का प्रथम पद प्रधान तथा अव्यय होता है। यह अव्यय तथा संज्ञा के योग से बनता तथा क्रिया विसर्ग के रूप में करता है, जिसे प्रतिधन एक, प्रत्येक, अनुधन, रूप, अनु। हम आप अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। तो 21 क्वेश्चन तक आज हम किए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम 21 से आगे, क्योंकि 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन एक ही वीडियो में नहीं हल हो पाएगा। तो क्योंकि आप देखते देखते बोर भी हो जाते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे, आप देखते रहिएगा। ठीक, जय हिंद।